क्या सक्सेशन के आधार पर ज़मीन को खरीदा और बेचा जा सकता है? तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सक्सेशन आखिर है क्या, कैसे सक्सेशन के द्वारा किसी भी ज़मीन को इनहेरिटेड किया जा सकता है और कानून में इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं और उस कानून में जो व्यवस्थाएं का जो विवरण दिया गया उसके आधार पर ज़मीन की खरीद फरोख्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ज़मीन खरीद फरोख्त से संबंधित बहुत सारे नियम निकाले थे, जिसके आधार पर आप अगर किसी दादा परदादा की संपत्ति पर रह रहे हो तो आपको जमाबंदी में नाम चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता था और उसके लिए बिहार सरकार ने कैंप भी खोल रखे थे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को। हालांकि अभी भी वो कैंप्स हैं, आप अपना नाम जमाबंदी में चढ़वा सकते हो और ये कोई बुरी बात नहीं है जमाबंदी में नाम चढ़वाना। अगर आपके दादा परदादा आपके पिता नहीं है तो आप अपने नाम से वो ज़मीन करा सकते हो और जमाबंदी में अपना नाम खतियान में दर्ज करा सकते हो। इसके आधार पर आगे फर्दर आपको फ्यूचर में ये काम तो आएगी ही आएगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास जमाबंदी में नाम चढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं है या फिर आपने किसी समस्या के कारण जमाबंदी में नाम नहीं चढ़ा रखा है तो भी आप सक्सेशन के आधार पर अपने ज़मीन को बेच सकते हो। देखो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे नियमों का विवरण दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो लीगल ईयर्स होते हैं, इसके बाद फुल ब्लड और हाफ ब्लड जो लीगल ईयर्स होते हैं, उसके आधार पर ज़मीन का बंटवारा और इनहेरिटेंस को दर्शाया गया है, जो सक्सेशन एक्ट में इस चीज़ का पूर्ण रूप से विवरण है। देखो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में लीगल ईयर्स को क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है। साथ ही साथ फुल ब्लड रिलेशनशिप और हाफ ब्लड रिलेशनशिप को भी बताया गया है। हम यहाँ इस जेनोलॉजिकल टेबल से ये जानेंगे कि कौन फर्स्ट क्लास लीगल ईयर है, कौन सेकंड क्लास लीगल ईयर है और इसमें फुल ब्लड रिलेशनशिप और जो हाफ ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, आप पहला टैब देख रहे हो रेड वाला, उसमें देख रहे हो कि एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु अगर हो जाती है और उसके सारे जो वंशज हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके जितने भी वंशज हैं वो सारे फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आएंगे। मान लो पिता की अगर पत्नी भी जीवित है तो वो फर्स्ट क्लास में आएगी, या बेटों की पत्नी जीवित तो वो भी फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो भी नावल मर जाते हैं और विदाउट विल के साथ मरते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक विल के साथ मरा है और एक विदाउट विल के साथ मरा है, तो जिसको बाल बच्चे नहीं है और विदाउट विल के साथ मर जाते हैं तो उसकी संपत्ति किसमें डिवॉल्व होगी? वो फुल ब्लड रिलेशनशिप में डिवॉल्व होगी और जो नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप होगा उसमें डिवॉल्व होगी। जो विदाउट मेकिंग विल जो मरा है उसकी प्रॉपर्टी पहले उसके पिता में चले जाएगी और उसके बाद उसके वाई में पुनः आ जाएगी और जितने भी उसके ब्रांच में लीगल ईयर्स हैं उसको वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं। फुल ब्लड रिलेशनशिप यानी एक पिता के अगर 4 लड़के हैं और एक पिता के 4 लड़कों में से एक लड़के की मृत्यु हो गई है और वो नावल मर चुका है, वो ना तो उसने शादी करी है ना तो उसके बाल बच्चे हैं, तो वो ज़मीन आखिर जाएगी तो जाएगी किस में? तो वो जाएगी फुल ब्लड रिलेशनशिप में और नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप में जाएगी। अब मान लो नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप आखिर किसको कहा जाएगा? जो दूसरे नंबर वाले को कहा जाएगा कि तीसरे नंबर वाले को कहा जाएगा या फिर चौथे नंबर वाले को कहा जाएगा? देखो दोस्तों, मान लो आपके दादाजी की मृत्यु जो है वो वर्ष 1954 में हो गई और उससे पहले ही एक और भाई की जो है, दादाजी के एक और भाई की मृत्यु 1953 में ही हो गई थी और उससे भी पहले एक दादाजी की मृत्यु 1950 में ही हो गई है। तो अभी जो भाई जिंदा है वहां पे उनके जो वंशज हैं और जो दादा जिंदा हैं वो फुल ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे और जितने दादा मर चुके हैं उनके लीगल ईयर्स उस दादा की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु उस नावल व्यक्ति से पहले ही हो चुकी है, इसलिए वो अपना दावा वहां पे पेश नहीं कर सकते हैं। यानी दादा के मृत्यु के बाद जो दादा जिंदा हैं वही उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जता सकते हैं। ये होता है फुल ब्लड रिलेशनशिप। अगर वहां पे कोई भी दादा जिंदा नहीं है
तो फिर आके कौन इनहेरिटेट करेगा, तो वो जाएगा हाफ ब्लड रिलेशनशिप में, यानी भतीजे भतीजियों के बीच में वो फिर जाएगा। तो ये इनहेरिटेंस का प्रक्रिया है जो सक्सेशन एक्ट में दिया गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। तो इसके आधार पर आप अपनी जमीन को इनहेरिटेट कर सकते हो और इनहेरिटेंस के आधार पर आप जमीन की रजिस्ट्री भी कर सकते हो, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। देखो, वर्ष 2019 में कुछ नियमों का बदलाव किया गया था जमीन निबंधन से संबंधित, लेकिन वर्ष 2024 फरवरी महीने में उसको किसी व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया कि जमाबंदी में नाम चढ़वाना जरूरी नहीं है, और अगर उस जमाबंदी में इनहेरिटेंस के आधार पर हम लोग रह रहे हैं तो उस जमीन को हम बेच सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने क्या किया कि नहीं, जो सरकार ने जो नियम बनाया है वर्ष 2019 में जमीन निबंधन से संबंधित, वो ही नियम सही है। और उस व्यक्ति जिसने वो रिट फाइल किया था, जो चैलेंज किया था निबंधन से संबंधित, उसको खारिज करते हुए सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को एज इट इज रख दिया था। लेकिन वो व्यक्ति फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपना प्ली देता है, और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला देती है और कहती है कि नहीं, जो कानून में जिसका जो प्रावधान है सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, वो उस प्रावधान के अंदर अपने जमीन को इनहेरिटेट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन को बेच सकते हो और अपने किसी भी की प्रॉपर्टी को आप खरीद भी सकते हो और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, और साथ ही साथ अब मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहो। मैं ऐसे ही वीडियोस नित्य प्रतिदिन लाता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय भारत, जय।